वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि हम ये सीरीज़ क्यों बनाना चाहते हैं, और मैंने वहाँ पे बात करी कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और आपको इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को और डिटेल में समझेंगे कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में होता क्या है, और एक बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखिए इन्फ्लेशन को समझ लिया, इन्वेस्टमेंट क्यों करना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में संबंध क्या है, तो आपको ना थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि यार मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार, आपने पहले वाले जो चैप्टर के नीचे इतने सॉलिड कमेंट्स और इतना इंकरेजिंग बातें करी कि इस तरह की सीरीज़ की बहुत ज़रूरत थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंकरेजमेंट। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आता रहूँ। 30 से 40 या 50 वीडियो भी हो सकते हैं इस सीरीज़ में, तो सीरीज़ को पूरा देखिएगा और लोगों को रिकमेंड करिए, शेयर करिएगा कि हाँ ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी। क्रिप्टो में आप सेफ़ तरीके से जर्नी को शुरू कर सकेंगे। आप देख रहे होंगे कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है, मैं क्लासरूम नहीं है, आपको ऐसा फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका भाई आपका बड़ा भाई आपके सामने बैठा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं अपने घर में अपने भाइयों को या अपने दोस्तों को या अपने नेबर्स को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 में हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। एक्चुअली इन्फ्लेशन होता क्या है, देखिए कोई भी सरकार होती है जब अपने देश में जो जिस तरीके से करेंसी को गवर्न करती है, तो करेंसी की जो सप्लाई है, जो मनी सप्लाई है, उसको वो गवर्न करती है। उसके तो एक मनी सप्लाई बेसिकली एक इलास्टिक की तरह होती है, तो वो चाहती है तो उसको एक्सपैंड भी कर लेती है, वो चाहती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेती है। और जिस तरीके से वो इसको एक्सपैंड या उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो जो तरीका होता है वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट को जब वो कम करती है, तो कहते हैं नहीं कि आज मैं हाउसिंग लोन पे आपका इंटरेस्ट कम हो गया, पर्सनल लोन पे आपका इंटरेस्ट कम हो गया, तो मनी की सप्लाई मार्केट में एकदम बढ़ जाती है, कैश मार्केट में ज़्यादा लोग चीज़ों को डिमांड करने लगते हैं। और अगर जब गवर्नमेंट चाहती है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को जब हाई कर देती है, सपोज़ होम लोन आपका 10% पे मिलने लगे, आपका पर्सनल लोन 16-17% पे मिलने लगे, तो ऑब्वियसली मनी की जो सप्लाई है वो मार्केट में कम हो जाएगी। तो लोग जो है वो पैसे की डिमांड कम करेंगे, और जब पैसा हाथ में कम होगा तो चीज़ों की डिमांड भी कम करेंगे। तो कई देश इन्फ्लेशन को, इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि एक लिमिटेड तरीके से इन्फ्लेशन एक अच्छी चीज़ भी होती है, क्योंकि अगर एक इन्फ्लेशन अगर एक सर्टेन लिमिट तक अगर किसी देश में है, तो इससे पता लग रहा है कि देश के अंदर जो है वो प्रोडक्टिविटी हो रही है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि जो करेंसी जो प्रिंट करते हैं दुनिया में जो देश, एक्चुअली करेंसी की बैकिंग तो कुछ नहीं है। इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में भी समझेंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड और फियाट स्टैंडर्ड के बीच में डिफरेंसेस, और करेंसी एक्चुअली उसकी बैकिंग क्या होती है, इस बारे में हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो करेंसी प्रिंट करने का जो तरीका होता है उसमें किसी भी, क्योंकि करेंसी की कोई बैकिंग तो है नहीं। सपोज़ अगर करेंसी की बैकिंग होती कि करेंसी गोल्ड पे बैक्ड होता कि जितना गोल्ड है उतनी ही करेंसी प्रिंट होगी, तो ऑब्वियसली आप उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकते थे जितने आपके पास गोल्ड रिजर्व है। लेकिन हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई भी जो देश है जब करेंसी को प्रिंट करता है तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रिंट कर सकते हैं, जब उनका मन आए वो उतना प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इससे होता क्या है कि जब भी कोई आपदा की स्थिति आए, या कोई सरकार को कोई कमिटमेंट पूरी करनी है जो उसने इलेक्शंस में जैसे कमिट किया हो, या उसे कोई देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, या उसको देश के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो वो जो करेंसी है उसको फियाट करेंसी को ज़्यादा प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के बाद जो मनी की सप्लाई है वो मार्केट में इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे कि सपोज़ करिए कि किसी देश ने अगर करेंसी ज़्यादा प्रिंट करी, अब उसको लोगों के हाथ तक कैसे पहुंचाएगा, वो लोगों के हाथ, वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो पैसा लोगों के हाथ तक पहुंचता है। तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को कम करते हैं। अगर सपोज़ आपको पर्सनल लोन 9%, 10%, 11% में मिलने लग जाए, आपको हाउसिंग लोन 5.5-6% पे मिलने लग जाए, तो आपको लगेगा ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस लगेंगी, तो आपके हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, आप लोन लोगे, लोन लेके आप मार्केट के अंदर चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देते हो। तो आप रियल एस्टेट, गोल्ड, खाने की चीज़ें, कपड़े की चीज़ें, कमोडिटीज़, गाड़ियाँ, बंगला, स्कूटर, आप हर चीज़ को करने की कोशिश करते हो। आप उन चीज़ों को भी बाई करने की कोशिश करते हो जो चीज़ आपकी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत भी नहीं थी। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन की दर ये बताती है कि इस वक्त किसी भी पर्टिकुलर देश के अंदर महंगाई की दर कितनी है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर 5 से 6% क्लेम करती है सरकार, कई देशों के अंदर ये डबल डिजिट में भी है, मतलब 15%, 20%, 22%, 30%। तो मतलब इसका मतलब ये है, मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपको 1 लाख रुपए मैंने तनख्वाह
दिखा दी। आपने 1 लाख रुपए बैंक से कैश को निकाला, एक लिफाफे में डाला, प्लास्टिक के लिफाफे में एक गड्ढा खोदा और 1 लाख रुपए आपने 2021 में ज़मीन के अंदर दबा दिए। अब आपने 12 महीने बाद जब आपने वो 1 लाख रुपए गड्ढे के नीचे से निकाले और निकालने के बाद आप मार्केट में गए तो आपको 1 लाख रुपए की वर्थ की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको 94,000 रुपये वर्थ ऑफ चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुस्तान में अगर 6% का इन्फ्लेशन रेट है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो 1 लाख रुपए नहीं रहेगी, अगले साल वो 94,000 वर्थ के जो गुड्स हैं आप ले पाओगे। तो ये आपने अगर ये समझ लिया, तो इन्फ्लेशन को अगर आपने समझ लिया तो आपकी जो ज़िंदगी में जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के वो आसान होते चले जाएंगे। तो अब इसको अगर आपने समझ लिया कि क्योंकि कोई भी सरकार हो, जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पेंडेमिक आया, अब कोरोना के अंदर काफ़ी सारे देशों ने लॉकडाउन किया, फैक्ट्रीज़ बंद हो गई, सब चीज़ें, प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट बंद हो गया। अब सरकारों को चिंता होने लगी कि अगर देश के अंदर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो फॉल हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाएगी, तो देश के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। इनफैक्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कई देशों ने हॉस्पिटल्स बनाने के लिए खर्चा करना शुरू किया, ऑक्सीजन के लिए, स्टाफ के लिए, मेडिकल इंफ्रा के लिए इतना सारा एक्सपेंस जो अनप्लान्ड था वो सरकारों के ऊपर बोझ पड़ने लगा। कई सरकारों ने अपने सिटीजन्स को $2,000 हर महीने दिए खाने पीने के लिए। मतलब यूएस जैसी कंट्री में, कनाडा के अंदर आपको पता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता मिलता है, बेरोज़गारी भत्ता जिसे कहते हैं, तो वहाँ $2,000 $1,200 भी दिए गए। तो ये जो सब्सिडी और ये जो खर्चा जो सरकारों पे पड़ता है, तो वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? तो वो पैसे को प्रिंट करने लगते हैं। तो जैसे ही वो एक्सेस पैसा प्रिंट करते हैं तो वो लोगों के हाथ में आने लगता है, और जब लोगों के हाथ में पैसा आने लगता है, एक्सेस पैसा आने लगता है, फ्री मनी जिसे कहते हैं, तो लोग चीज़ों की डिमांड करना शुरू करते हैं। इसीलिए हमने देखा कि एसेट इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी आती है तो हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट अचानक बूम करने लग जाती है, हमने देखा कि गोल्ड अचानक बूम करने लग जाता है, और यहाँ तक कि जो बिटकॉइन है हमने उसके प्राइस में भी उछाल देखा। तो होता क्या है कि लोगों के पास जब एक्सेस पैसा आता है तो वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और हमने ये देखा है पर्टिकुलरली जो एसेट्स जिसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कमोडिटीज़ हो गई और जो आपकी स्टॉक्स हो गई और आपका जैसे बिटकॉइन भी हो गया, उसके अंदर भी लोगों की डिमांड बढ़ने लगती है। हमने यूएस के अंदर देखा कि पेंडेमिक आने के बाद, मतलब पिछले 18 महीने में जितना भी टोटल डॉलर एग्जिस्ट करता है उसका 35 to 37% डॉलर, मतलब सोचो अगर दुनिया में जब से अमेरिका बना है उसके पास जितना भी डॉलर था सप्लाई में, उसके जो टोटल डॉलर की जो सप्लाई का जो 35 to 37% पिछले 18 महीने में उसने प्रिंट किया है। तो जब से कोविड आया है तो अमेरिका इतना पैसा प्रिंट कर रहा है, यूके प्रिंट कर रहा है, सब देशों ने पैसे को प्रिंट किया, क्योंकि उन्होंने इस पेंडेमिक सिचुएशन में अपने सिटीजन्स को जो बेरोज़गारी भत्ते दिए और सब्सिडी दी और मेडिकल इंफ्रा को इम्प्रूव करने के लिए हर देश ने। तो ये जो पैसा मार्केट में आया, इसकी वजह से लोगों ने चीज़ों की डिमांड करना शुरू करी और ये एक इन्फ्लेशन का रूप ले लेता है। अब उसमें होता क्या है कि कई देश अपने पैसे को इस तरीके से, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं जिनकी मिसमैनेजमेंट करते हैं वो पैसे की, और पैसे को प्रिंट करते चले जाते हैं, तो रियल प्रोडक्टिविटी होती नहीं। तो यही इन्फ्लेशन एक अलग रूप ले लेती है हाइपर इन्फ्लेशन का। हाइपर इन्फ्लेशन वो स्थिति होती है कि जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, आज आपने अगर ब्रेड लेने गए तो आपको 20 रुपए की थी, जब आप कल ब्रेड लेने गए तो आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये की मिली। मतलब रेट का कोई फिक्स रेट नहीं होता, कोई मार्केट के अंदर आपको ये पता ही नहीं होता कि आज आप जो चीज़ लेके आए हो वो कल आपको कितने की मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो वो हाइपर इन्फ्लेशन को आने वाली वीडियो में मैं पूरा हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये भी एक वीडियो बनाऊंगा एक्सक्लूसिव। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए यही समझना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को मैं इसलिए डिटेल में एक पूरा जो वीडियो में डेडिकेट इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर आपने इन्फ्लेशन को समझ लिया तो आपको ये समझ में आ गई कि इन्फ्लेशन थमने वाली नहीं है। जब करेंसी को प्रिंट करने की कोई बैकिंग नहीं है, मतलब करेंसी की बैकिंग गोल्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना गोल्ड है उतनी ही करेंसी प्रिंट होगी। कई लोगों को ये लगता है, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी देश नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था, 1971 के बाद से ये ख़त्म हो गया। 1971 तक जो था, जितना गोल्ड था उतना ही पैसा आप प्रिंट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरे देश, दुनिया में जितने भी देश हैं, वो जो उनके मन में चाहे उतना पैसा वो प्रिंट कर सकते हैं। यही कारण है कि जब वो अपनी मर्ज़ी से पैसा प्रिंट करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आता है। मनी सप्लाई जब बढ़ती है, लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। जब चीज़ें ज़्यादा डिमांड होती हैं, सप्लाई कम होती है, तो महंगाई बढ़ने लगती है, और वो महंगाई के हिसाब से आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ती है। मतलब अगर महंगाई की दर
6% सरकार कहती है, लेकिन एजुकेशन और कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पे डबल डिजिट इन्फ्लेशन होती है, तो आपकी तनख्वाह पीछे से कम बढ़ती है, इन्फ्लेशन की रेट ज़्यादा है, तो आपको वो गैप को मीट आउट करने के लिए आप जितना पैसा कमा रहे हो उस पैसे को आपको काम पे लगाना पड़ता है, तभी आप उसको मीट आउट कर पाओगे। तो ये था इन्फ्लेशन के ऊपर ये वीडियो, ये चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 1 को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितना आप सीरीज़ को शुरू से देखेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा समझ आने लगेंगे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डिफरेंट एसेट्स, किन किन चीज़ों में आपको इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन सी एसेट्स हैं और हर एसेट के फ़ायदे और नुकसान, और फिर हम वहाँ पे क्रिप्टो को भी डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 से फिर हम एक्सक्लूसिवली क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आप अपनी जर्नी क्रिप्टो के अंदर शुरू कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करिएगा, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, कितनी पसंद आ रही है, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। सो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर नंबर 3 में मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।